हेलो बच्चों। कक्षा 10 गणित के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज का ये वीडियो टर्म वन की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक संकलन है, जिसमें हम लोग पाठ एक वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके टर्म वन की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहला प्रश्न है, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 120 का आप निकालिए। आपका जो है यहाँ पर ये 120 है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप इसको सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम आपको मालूम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य हो तो वो 2 से जो है वो विभाजित होता है। तो ये 60 बार में जाएगा, क्योंकि 60 दूना 120 होता है। अब ये जो 60 है ये 2 से फिर आपका विभाज्य होगा कितनी बार में? 30 बार में, क्योंकि 30 दूना 60 होता है। फिर ये 2 से जाएगा कितनी बार में? 15 बार में, क्योंकि 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। इसके बाद जो है ये 15 किससे जाएगा? तो आपके 3 का जो पहाड़ा होता है उसमें 15 आता है। ठीक, कितनी बार? 5 बार। और अब ये 5 कितने बार में जाएगा? 5 जो है वो 5 से जाएगा 1 बार में। तो क्या हुआ आपका? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। तो जो आंसर आपका यहाँ पर मिल रहा है वो है आपका ए। अगला प्रश्न, 306 और 657 का महत्तम समाप्त वर्ग 9 दिया गया है। तो 306 और 657 का लघुत्तम समाप्त वर्ग क्या होगा? आप जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्या का गुणनफल उस संख्या के महत्तम समाप्त वर्ग और लघुत्तम समाप्त वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो दो संख्या है वो तो आपका दिया हुआ है, 306 गुना 657 बराबर महत्तम समाप्त वर्ग क्या दिया हुआ था आपका? यहाँ पर देखिए 9 दिया हुआ है। 9। तो क्या पूछ रहा है आपसे? लघुत्तम समाप्त वर्ग पूछ रहा है। ठीक। ये जो 9 गुना है इसको इधर आप ले जाइए, है ना, बराबर के इधर। तो 657 और यहाँ भागे कितना हो गया? 9 हो गया। ये निकलेगा आपका लघुत्तम समाप्त वर्ग। अब इसको क्या करना है? अब इसको जो है आपको काटना है। ठीक है। 9 से इसको भाग दे रहे हैं 306 को। तो यहाँ पर होगा आपका 9 तिया 27। ठीक है। 9 तिया क्या हो गया? 9 तिया 27। 27 और 3 30 होता है, तो 3 और 6 36, यानी 9 चौके 36। अब अगर आपको जो है यहाँ पर 34 और 657 को गुना कर लीजिएगा। तो गुना करने पर जो आपको आएगा यहाँ पर वो होगा आपका 2 2 3 3 8। तो सही उत्तर होगा क्या? बी। अगला प्रश्न है, 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समाप्त वर्ग निकालना है। दो तरीका होता है आपका, एक गुणनखंड विधि होता है और एक आपका भाग विधि होता है। हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। 15 को आप कैसे लिखेंगे? तो 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 गुना 5। ठीक है। 25 को लिखना है तो 25 को आप क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। ठीक है। महत्तम समाप्त वर्ग कैसे निकलता है? जो दोनों में क्या हो? जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है। तो यहां से आपका जो है ये निकल रहा है क्या? निकल करके आ रहा है आपका 5। ठीक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है। इसको समझना है हम लोग को। यहाँ पर इस सवाल क्या कह रहा है? सवाल कुछ इस तरीके से कि एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए जो है आपको जो है कोई संख्या दिया हुआ है और वो संख्या है, मान लीजिए आपका कोई संख्या 30 है। तो कोई 30 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख सकता है कि 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है। हो सकता है सबसे पहले वो 2 से भाग दिया होगा, फिर 3 से भाग दिया होगा, इस तरीके से। कोई ऐसे देख रहा होगा कि 30 जो है वो 5 के पहाड़े में आता है, तो 5, है ना,
गुना 6, 6 को लिख दिया वो 2 गुना 3। कोई ऐसे भी लिख सकता है, वो ये देखा कि 3 के पहाड़े में 10 आता, 3 दही है 10, तो 10 को अपने यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना 2। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर गुणनखंड है सभी में सेम है ना, एक जैसे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ना कि जो गुणनखंड होगा वो तीनों का क्या है, तीनों का एक जैसा है। भले ही इसका क्रम आप कुछ भी लिख दें, आप पहले 2 लिख दें, उसके बाद 3 लिखें, फिर गुना 5 लिखें, या फिर आप पहले 5 लिखें, फिर गुना 2 लिखें, फिर गुना 3 लिखें। तो अद्वितीय का मतलब यहाँ पर यह है, इसका आंसर आपका अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा, है ना। यही होगा 2 गुना 3 गुना 5। आप इसको चाहे तो जिस भी क्रम में लिखना है आप लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन होगा इसका क्या, अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 ही होगा, चाहे आप उसको किसी भी क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा अद्वितीय, मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि 30 का गुणनखंड कुछ और हो जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड यही रहेगा, 2 गुना 3 गुना 5 ही रहेगा, भले ही आप इसको किसी भी क्रम में लिख दें। तो इसका उत्तर होगा बी। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे बच्चों जैसा जो है ये सवाल है। 2 से करें तो 70, है ना। फिर 2 से करें तो 35 दूना 70, ठीक है। फिर अगर 35 को देखें तो 5 का पहाड़ा में आता है ना। 5 को 7 बार में करें, 5 7 35। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो कौन सा होगा, बी होगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा। आप जो है ये जानते हैं कि किन्हीं दो संख्या का, है ना, एक संख्या मान लीजिए ए है ना, एक संख्या क्या है, ए है, और दूसरा संख्या क्या है, बी है। तो दो संख्या का गुना बराबर होता है दोनों संख्या का HCF गुना दोनों संख्या का LCM, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, ये पार्ट आपको दे दिया है ना कि HCF और LCM दोनों दोनों संख्या का, AB का LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, और AB का LCM दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये A गुना B के बराबर होगा, यानी क्या होगा, C नंबर। प्रश्न संख्या 7 है आपका, 45 और 160 का HCF निकालना है हम लोगों को, ठीक है। आप चाहे तो इसको गुणनखंड गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, हमने गुणनखंड विधि से एक प्रश्न भी पिछला देखा था। इसे हम लोग भाग विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका 160 है, तो ये बड़ा संख्या है, और आपका 45 जो है ये छोटा संख्या है, ठीक। भाग विधि से कर रहे हैं, तो 45 से देखते हैं कितनी बार में ये जाना चाहिए हम लोगों का। 45 से जो है ये जाना चाहिए हम लोगों का 3 बार में, तो कितना होगा आपका, 135 होगा। अब यहाँ पर शेषफल क्या निकलता है, ठीक है। शेषफल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो शेषफल 25 निकलता है। अब इस 25 से किसको भाग देना होता है, इस 45 को जिससे आप भाग दे रहे थे, अभी आप 45 से भाग दे रहे थे ना। अब ये जो शेषफल आया उस शेषफल से जिससे भाग दे रहे थे उसको भाग देंगे, तो 25 दूना 50 हो जाता है, तो आपको एक बार में ही देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर शेषफल क्या होगा, अब यहाँ पर जो शेषफल होगा हम लोगों का वो होने वाला है यहाँ पर 20, ठीक है। और 20 से किसको भाग देना है, 25 को, क्योंकि आप अभी 25 से भाग दे रहे थे, तो 20 से एक बार में देंगे, तो 20 से कम 20, शेषफल 5 हो गया। अब 5 से किसको भाग देंगे, 20 को, ठीक है। तो 5 से 4 बार में जाएगा, तो 20 चला गया। अब आखिरी बार जो संख्या है वो 5 है, जिसने पूरा पूरा काट दिया, यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जो महत्तम समाप्त वर्त होगा यहाँ पर HCF, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होगा, वो आपका 5 होगा, यानी ए। प्रश्न संख्या 8, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ये विभाजन वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, विभाजन वाला जो सूत्र है वही यहाँ पर आपका लगेगा। कौन सा आपका लगेगा, a बराबर b गुना q जोड़ r, यानी इसका जो होगा उत्तर ये होगा बी। प्रश्न संख्या 9, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है।
ठीक है, फिर से आप इसको वैसे ही कीजिए। इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेना है एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस इसलिए सबको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि आपकी परीक्षा में जो गणित का जो आपका जो परीक्षा होगा उसमें आपको समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है, क्योंकि आपको वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। बिना कैलकुलेशन किए हुए आप डायरेक्ट जो है उत्तर लिख नहीं सकते हैं, तो कैलकुलेशन में आपको जो है समय लगता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन को फास्ट रखना है। तो दो 156 है, इसको दो से भाग देते हैं। दो से भाग देंगे, 2 सते 14 और 2 अठे 16। फिर दो से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 9 18। अब ये जो है 3 से भाग लगेगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 जो है ये तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया, ठीक है। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन होगा डी। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्या है आपका 96 और 404, इसका महत्तम समाप्तवर्ती 4 दिया हुआ है ना। यानी HCF अगर हम लोग बोले तो वो 4 दिया हुआ है, और वो जो दोनों संख्या है वो कौन कौन सा है? एक है आपका 96 और जो दूसरा संख्या है वो है आपका 404। तो आपको क्या निकालना है? आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो आप तो जानते हो कि A गुना B बराबर उन संख्या का HCF गुना LCM ये होता है। तो ए बी ग्रुप में क्या दिया हुआ है? ए बी ग्रुप में 96 दिया हुआ है, 404 दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है आपका यहाँ पर 4, ठीक है, गुना LCM। तो आप कह सकते हैं कि LCM बराबर 96 गुना 404/4, क्योंकि ये 4 जो है ये बटा में चले जाएगा। अब 4 से ये तो आसानी से कटता दिख रहा है, 404, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है। अब जो है इसको गुना कर लीजिए 96 और 101 को, ठीक है। तो 96 और 101 को अगर आप गुना करते हैं तो आपका आता है 96 96। कौन सा उत्तर होगा? डी नंबर। अब कह रहा है 12 15 और 21 का LCM निकालना है, ठीक है। तो आप ये विधि आप जानते होंगे ना, ये वाली। ये यहाँ पर क्या करना है आप देखिए। हालांकि 2 से जो है वो 12 जाएगा, लेकिन 2 से बाकी नहीं जाएगा। हम लोग को देखना होता है कम से कम दो संख्या किसी एक संख्या से जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है 3 से भाग देखिए। 3 के जो है 3 का पहाड़ा में जो है 12 भी आता है। 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और 3 सत्ते 21। अब ये जो है देखिए 2 से तो 4 जाएगा, लेकिन 2 से बाकी नहीं जाएगा। 5 केवल 5 से ही जाएगा। 5 के जो है पहाड़े में 4 और 7 नहीं आता, मतलब ये जो बच गया। अब इसको डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो गुना करने पर आपको यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आपको आने वाला है 420। तो उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 12, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है? ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? विषम नहीं होगा, ठीक है। विषम नहीं होगा। विषम नहीं होगा मतलब क्या हो सकता है? सम होगा, है ना। यहाँ पर कोई कोई ना कोई सम होगा। अब देखिए 6Q का मतलब क्या होता है? 6x जो है सम संख्या है ना। 6 जो है एक सम संख्या है। तो 6 गुना Q अगर आप करते हैं तो जो भी संख्या निकलेगा वो क्या होगा? वो सम ही होगा, ठीक है। 6 से गुना हो रहा है कोई संख्या तो वो क्या होगा? सम होगा। अब जैसे मान लीजिए 6 है, अगर 6 गुना 1 करेंगे तो 6, ये सम ही होगा। 6 के साथ अगर हम 3 गुना कर दे तो 6 तिया 18, ये भी क्या हो रहा है? सम ही हो रहा है। तो इतना तो आप निश्चित है ना कि 6Q जो होगा वो क्या होगा? वो सम होगा। अब 6Q में अगर एक जोड़ दें, जैसे यहाँ पर देखिए 6 है और मतलब 6 है 18 है, इसमें अगर आप एक जोड़ देते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक जोड़ दे, एक जोड़ देते तो ये हो गया 7। एक जोड़ दे रहे तो यह हो जा रहा है यहाँ पर 19। अब क्या ये सम संख्या है? नहीं, ये क्या बन जा रहा है? विषम संख्या बन जा रहा है। यानी 6Q में एक जोड़ देने पर क्या बन जा रहा है? विषम बन जा रहा है। उसी तरीके से 6Q में अगर हम लोग दो जोड़ दें तो 6Q मान लीजिए कि ये 6Q हम लोग इसको ले ले रहे हैं ना, 6 गुना 1 को जो है ना 6Q मान ले रहे हैं। तो यहाँ 6 जोड़ 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब यहाँ लेके चलिए, है ना। 6Q के रूप में 6 लिया और जोड़ 3, 6 3 क्या हो गया? 9 हो गया। यहाँ पर क्या है? 6Q के रूप में 6 लिया, जोड़ 5, तो 6 5 क्या हो गया? 11 हो गया। अब देखिए एक बार एक जोड़ने पर जो हम लोग को 7 आ रहा है, दो जोड़ने पे 8 आ रहा है, 3 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 5 जोड़ने पर 11 आ रहा है। तो प्रश्न में क्या पूछा था? विषम पूर्णांक के रूप में नहीं हो सकता है।
आप यही एक ऐसा देख रहे हैं जो विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है। और ये कौन सा था? 6, है ना, 6q जोड़ 2, यानी ये वाला। यानी ये एक ऐसा आपका धनात्मक संख्या है जो विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है, विषम संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये विषम संख्या नहीं हो सकता है, बाकी सब जो है वो विषम संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा था विषम संख्या कौन नहीं होगा, तो 6q यानी 6q जोड़ 2 है, ये आपका विषम संख्या नहीं होगा। प्रश्न संख्या 135। अब 135 को अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है आपके 5 से जाएगा। सबसे पहले तो ये 3 से जा सकता है। कैसे 3 से जाएगा? 3 का आप जो है नियम जानते हैं, अंकों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8 और एक 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है। 9 3 से जाता है, इसलिए ये 135 भी 3 से चला जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 जुड़ेंगे तो 9 आता है। 9 3 से जाता है, तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब 15 तो आप जानते हैं 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 पच्चे 15। तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो कौन सा होगा? सी होगा। प्रश्न संख्या 14। 26 और 91 का महत्तम समाप्त वर्त, यानी ए दिया हुआ है 26, बी दिया हुआ है 91, HCF दिया हुआ है हम लोगों का 13। तो लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होगा, यानी एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल बटा HCF। ठीक है, इतना तो आप जान ही गए होंगे। तो 26 गुना 91, HCF 13 था, 13 सत्ते 91, 7 को गुना कीजिए 26 से, 7 छक 42 का 2, हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, यानी 182। तो कौन होगा? ये वाला होगा। प्रश्न इसी प्रकार का एग्जाम में आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का प्रश्न का ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करना है। आपका मैथमेटिक्स एकदम फास्ट बनाना है। ठीक है, फास्ट और सही, ये नहीं कि फास्ट बनाने के चक्कर में गलत बना करके आ गए। ठीक है, 96 और 404 का HCF बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, 96 और किसका? 96 का और 104 का। तो चलो भाग विधि से बनाते हैं। ये 96 है और ये मेरा 404 है। अंदाजा लगाइए कितने में हम लोग दे सकते हैं इसको। अगर 100 मान लीजिए ना, तो 100 गुना 4 400 होता है। ठीक है, यहाँ तो 404 है, तो 4 बार में अंदाजा लगा लेते हैं। 4 बार में अंदाजा लगाएंगे तो 384 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है। अब यहाँ है क्या शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 20। ठीक है, अब इस 96 को आप 20 से भाग देना है। 20 चौके कितना होता है? 80 होता है। ठीक, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया आपका कितना? यहाँ हो गया 16। अब 16 से इस 20 को भाग देना है। 16 एकम 16। ठीक, 4 शेषफल बचा। अब इस 4 से किसको भाग देना है? 16 को देना है। तो 4 चौके 16, किससे गया? 4 से गया। तो महत्तम समाप्त वर्त क्या होगा आपका? 4 होगा। प्रश्न संख्या 16। धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है? समपूर्णांक, ठीक है, समपूर्णांक, है ना। समपूर्णांक किस रूप में आपका हो सकता है? देखिए, 2q का मतलब हो गया कोई सम संख्या। सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो तो विषम बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4q का मतलब भी क्या हो गया? एक सम संख्या, क्योंकि 4 से गुना होकर कोई भी चीज सम हो जाता है, लेकिन उसमें भी अगर एक जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगा। 4q का मतलब क्या हो गया? कोई सम संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4, ठीक, q का कुछ भी वैल्यू रख लीजिएगा, मान लीजिए q का वैल्यू 3 ही रख लीजिए, और जोड़ 3। आप देखिए 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया? 12 3 15 हो गया। ये क्या हो गया? ये भी विषम संख्या हो गया। लेकिन 2q क्या है? जैसे 2 है और q का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 2, q का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 4, q का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 6, q का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो 8। आप q का कुछ भी वैल्यू लीजिए, 2 से गुना होकर के वो सब क्या बन जाता है? वो सब सम बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। तो धनात्मक सम पूर्णांक पूर्णांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? डी। टी 2q के रूप में है ना, 2q के रूप में हो सकता है, 2q के रूप में। प्रश्न संख्या 17। 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। बहुत छोटा सा चीज है। ये भी 3 से जाएगा। कैसे जाएगा? 5 2 7, 7 2 9, है ना, अंकों का जोड़ 9 हो रहा है। तो 3 से 3 7 21, 3 5 15,
75 तो आप जानते हो ना, 25 या 75 होता है, 3 से चल गया। अभी तो 5 से जाएगा, 5 गुना 5, तो यहाँ पर जो है ये ए नंबर होगा, 3 गुना 3, 5 गुना 5 उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18, 130 और 420 का महत्तम समाप्त वर्त 10 दिया हुआ है, यानी एक संख्या 130 है और एक संख्या कितना है, 420 है। उसका जो है HCF जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, ए गुना बी बटा HCF, है ना। तो ए जो है वो 130 है, गुना वो 420 है, और HCF कितना दिया हुआ है, HCF आपका 10 दिया हुआ है। तो 10 से आप काट दीजिए किसी को भी, है ना, जैसे 10 का जो है एक जीरो किसी से काट दीजिए आप, मतलब इसको इसको काट दीजिए, और गुना करके जो संख्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो मिलेगा यहाँ पर आपको गुना करके 5460। ठीक है, 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 420 ना, तो 5460, ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, HCF दिया हुआ है किसी संख्या का, है ना, दो संख्या है, एक संख्या ए है और दूसरा संख्या क्या है, 8 है। ए क्या है नहीं मालूम, लेकिन दूसरा संख्या बी जो है वो 8 दिया हुआ है, यानी ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए और बी का जो है दिया हुआ है एलसीएम, नहीं HCF, है ना, HCF, इन दोनों का HCF दिया हुआ है कितना, 4, है ना, ये देखिए यहाँ पर बताया है 4। और उन्हीं दो संख्या का, यानी ए का और बी का, ए का तो पता नहीं है लेकिन बी 8 है, इन दोनों का एलसीएम जो दिया हुआ है ना, एलसीएम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24। तो बोलता ए का मान निकालिए। बहुत उत्तर बहुत आसान है, आप जानते हैं दो संख्या का गुणनफल गुणनफल बराबर उन संख्या का HCF गुना एलसीएम होता है। वैल्यू बिठाइए, ए का नहीं मालूम, बी का वैल्यू 8 है, HCF जो है वो 4 था, आप यहाँ देखिए, और एलसीएम कितना था, 24 था। ठीक है, यह गुना का साइन होगा। तो ए बराबर ये जो 8 गुना में है उधर जाके भाग में चला जाएगा, बराबर के उधर जा करके 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में आता, 8 तिया 24, 4 तिया 12, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 12 हो गया, तो सही उत्तर होगा सी। अगला है, एक धनात्मक संख्या 4Q+1 किस रूप में हो सकता है, सॉरी, एक धनात्मक संख्या 4Q, है ना, 4Q+1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ठीक है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है, देखिए 4Q+1, ठीक है, 4Q+1, 4Q+1 यानी कि 4 से कोई भी संख्या गुना होता है, ठीक है, 4 से कोई भी संख्या गुना होता है तो वो सम ही होगा। Q का वैल्यू 1 रख लीजिए तो ये 4 ही होगा, Q का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 रख लीजिए तो ये 8 ही होगा, Q का वैल्यू अगर 3 रख लीजिए तो ये 12 होगा, Q का वैल्यू जो है आप 4 रख लीजिए तो ये 16 होगा। लेकिन इसके साथ जैसे ही आप 1 कर देते हैं ना तो ये हो गया 5, जैसे ही +1 कर देते हैं हो गया 9, जैसे ही +1 कर देते हैं ये हो जाता है 13, जैसे ही +1 कर देते हैं ये हो जाता है 17। यानी कि 4Q+1 जो है वो क्या होगा, देखकर क्या लग रहा है, देखकर ये लग रहा है कि वो विषम संख्या, तो 20 का जो होगा उत्तर वो होगा बी। तो आज हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। आपका पाठ 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से, इसी पाठ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण MCQ लेकर के हम लोग अगली बार फिर हाजिर होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा हम लोग और भी इस तरह के वीडियो जो है आपके लिए लाते रहेंगे, इस बार टर्म 1 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।